है। वेलकम टू माय गाइड 3। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल चैनल जिसका नाम है माय गाइड 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरी जिसका नाम है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस स्पेशल वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे, देन थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट इन पजल बॉक्स, उसके बाद हम लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक आशय एवं मूल्यांकन कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम लिमिटेशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, जो E.L. थॉर्नडाइक थे, इन्होंने जो थ्योरी ऑफ लर्निंग सीखने का जो सिद्धांत दिया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया, बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और इनके इस सिद्धांत में हमें साहचर्यवाद, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशनिज्म कहते हैं, डार्विनवाद, जिसको डार्विनिज्म कहते हैं, और विज्ञान की विधियों, मेथड्स ऑफ साइंस, इन तीनों का अनोखा संगम दिखाई देता है। ये तीनों ही की तीनों चीज़ें हमें थॉर्नडाइक के थ्योरी में दिखने को मिलते हैं, राइट। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ जो लर्निंग था, इसका प्रतिपादन 1898 में 1898 में इनकी जो PhD थीसिस थी, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें इन्होंने करा था। और इसमें इन्होंने पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही ये सारी बातें बताए थे। हालांकि इनसे पहले भी कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में काम करा था, पशु व्यवहार जो है, एनिमल बिहेवियर, उसको जानने के लिए काम करा था, जैसे कि अलेक्जेंडर बेन और लॉयड मॉर्गन, राइट। ये दोनों इनसे पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करा था। कौन से क्षेत्र में? पशु के व्यवहार को जानने के बारे में। अब आगे देखिए, कुछ और भी बातें हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि थॉर्नडाइक जो थे वो एक जाने माने व्यवहारवादी थे, हम सभी जानते हैं बिहेवियरिस्ट के बारे में। अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुकूल करा था। और उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलस समझते हैं ना, उद्दीपन कहते हैं इसको, स्टिमुलस यानी कि किसी भी चीज को देख करके, स्टिमुलस क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? स्टिमुलस कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि जब कोई उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस व्यक्ति के सामने रखा जाता है, तो उसके प्रति वह कई सारी अनुक्रियाएं करता है ना। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्सेस करता है, राइट। उन्होंने बताया कि वो क्या करेगा? बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करेगा, और इनमें सही जो अनुक्रिया होगी, यानी कि जो सही रिस्पॉन्स होगा, उसका संबंध क्या करता है, कनेक्शन क्या करता है, उस विशेष उद्दीपन के साथ कर लेता है। जो भी रिस्पॉन्स वो जो स्टिमुलस था उससे उसको एसोसिएट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, राइट। वो क्या कहते हैं? उसको कनेक्ट कर लेता है। तो इस संबंध को सीखना कहा जाता है। इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद उसके लिए क्या करेगा? वो कुछ रिएक्ट करेगा, प्रॉब्लम या फिर स्टिमुलस जो भी है उसके प्रति वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद
बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, बहुत सारी प्रतिक्रिया होंगे, और इनमें से जो सही वाला होगा उस सही रिएक्शन का उस स्टिमुलस के साथ वो क्या करेगा, कनेक्शन करेगा, संबंध जोड़ने का काम करेगा। और इसको क्या कहा इन्होंने कहा ये क्या है, लर्निंग है, ये लर्निंग है, इसी को उन्होंने सीखना कहा। इस विचारधारा को क्या कहा जाता है, इस विचारधारा को कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद कहा गया। थॉर्नडाइक के संबंध के इस सिद्धांत में इस संबंधवाद के सिद्धांत को 1930 के बाद में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे, राइट। इसके बाद देखिए, थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु हो या फिर मनुष्य हो, दोनों ही क्या करते हैं, किसी भी काम को प्रयत्न तथा भूल के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखते हैं, गलती करते हैं फिर उससे सीखते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक मानते थे। प्रयत्न तथा भूल के लिए उन्होंने प्रारंभ में चयन यानी कि सिलेक्शन और संयोजी यानी कि कनेक्टिंग जैसे टर्म का इस्तेमाल करा था। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की स्थिति में जो लर्नर्स होते हैं उसके सामने समस्या रखी जाती है, वह उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, जैसे कि अभी हमने पीछे भी बताया था। और इन अनुक्रियाओं में जो सही वाला अनुक्रिया होता है, जो सही रिस्पॉन्स होता है, उसका लर्नर्स सिलेक्शन कर लेता है, चयन कर लेता है, और फिर बाद में यही सही अनुक्रिया उस समस्या के समाधान से संबंध हो जाता है, जिसे सीखना यानी कि लर्निंग कहा जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा लर्निंग क्या है ना। तो इस तरीके से अगर हम शॉर्ट में बोलें तो लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें, पहली है सिलेक्शन, ठीक है, पहली क्या है, सिलेक्शन है कि सिलेक्शन करेंगे जो राइट रिस्पॉन्सेस हैं, और उसके बाद फिर उसका कनेक्शन करेंगे। तो जब सिलेक्शन और कनेक्शन होगा तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू लर्निंग बनेगा, राइट। आई होप कि अब ये लर्निंग जो है इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा और लर्निंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चयन की जो एक चीज़ और है इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो एक और इम्पोर्टेंट रिलेटेड इसी से ही रिलेटेड बातें हैं, उसे भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो चयन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी अनेकों तरह की अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया को क्या करता है, चुन लेता है। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सही अनुक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जिसके करने के बाद पुनर्बलन विद्यार्थी को मिलता है। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट उसको मिलता है, राइट। जब भी कोई भी सही रिएक्शन करता है तो उनको पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट के कई सारे रूप होते हैं, अगर उसके बारे में जानना हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट मिलता है, यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो SR थ्योरी के रूप में क्यों जानते हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। रीइंफोर्समेंट मिलता है राइट जो रिएक्शन है उसके प्रति। जब कोई राइट रिएक्शन करते हैं, सही अनुक्रिया करते हैं, तो उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिलता है, और इसी वजह से इसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम कुछ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग।
कि सीखने का की जो विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं वो क्या क्या हैं। तो जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने लर्निंग से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कुछ इन्होंने विशेषताएं बताएं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन सेम मैनर इन एनिमल्स एज वेल एज इन मैन। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में पशु हो या मनुष्य हो, दोनों में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया सेम रहती है, सेम तरीके से सीखते हैं। ठीक है, और वो सेम तरीका क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। कहा कि ट्रायल एंड एरर मेथड से ही दोनों सीखते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर मैन हो, दोनों ही किस तरीके से सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लर्निंग इज इंक्रीमेंटल एंड नॉट इंसाइटफुल। मतलब सीखना कर्मोत्तर होता है, न कि सूझपूर्ण। ठीक है, थॉर्नडाइक ने यह बताया कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे छोटे छोटे क्रमबद्ध कदमों में होती है, न कि अचानक सूझ यानी कि इंसाइट उत्पन्न होने से होती है। सचमुच सीखने की प्रक्रिया में सूझ जैसा व्यवहार होता ही नहीं है। अतः सीखने की प्रक्रिया में अचानकता यानी कि सडननेस जैसी अनुक्रिया न होकर उसमें क्रमिकता यानी कि ग्रेजुअलिटी होती है, अर्थात धीरे धीरे होने का गुण होता है। और यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ लर्नर एकदम से नहीं सीखता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ सीख ले, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक में। फर्स्ट बताया कि ट्रायल एंड एरर मेथड से एनिमल्स और मैन दोनों ही क्या करते हैं, सीखते हैं, सेम तरीके से सीखते हैं। दूसरा जो था वो क्या बताया उन्होंने कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली तरीके से सीखते हैं। और थर्ड जो पॉइंट उन्होंने बताया वो क्या था कि लर्निंग इज़ नॉट मेडिटेटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग, यानी कि सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये भी थॉर्नडाइक ने ये भी बल देकर कहा कि सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, यानी कि डायरेक्ट होता है। जो भी लर्नर है वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखता है, और उसमें किसी प्रकार का चिंतन या विवेचन, जिसको रीजनिंग कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। मीन्स थॉर्नडाइक ने रीजनिंग को कोई भी महत्व नहीं दिया। तो थॉर्नडाइक ने ऊपर की पुष्टि ऐसे नहीं कि एकदम से कर दिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, वेरिफिकेशंस करे, उसके बाद जा करके ये थ्योरी को वेरीफाई करा। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बिल्ली पर, कुत्ता पर, मछली और आखिर में इंसानों के ऊपर उन्होंने करा। तो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, और क्या ऐसा भी कहा जाता है कि वो चिंपैंजी के ऊपर भी करना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से वो नहीं कर पाए। खैर चलिए, हम इसमें जो उनकी जो एक फेमस और बहुत ही मशहूर जो उनका प्रयोग था बिल्ली के ऊपर, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो करा क्या था इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, कि एक थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट ऑन कैट इन पजल बॉक्स में उन्होंने एक बॉक्स लिया इस तरह का, और उस बॉक्स में यहाँ पर इस तरह के नोब लगा दिया, ठीक है, और बोल्ट यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर पुल्ली लगा दिया इस तरीके से। और इसमें ऐसा करने के बाद उन्होंने एक भूखी बिल्ली लिया, जो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, और उस भूखी बिल्ली को उन्होंने उस बॉक्स में डाल दिया। और ये जो नोब था, ये जो बॉक्स था, इसमें नोब इस तरीके से लगा रखे थे कि दबाने से ये गिर जाता और दरवाज़ा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर इन्होंने क्या करा, भोजन रख दिया, और जब भोजन रखा तो बिल्ली बहुत सारे, चूंकि भूखी थी तो बहुत सारे रिएक्ट करनी शुरू कर दी। भूखी बिल्ली है तो उछलना कूदना तो कोशिश करेगी, बाहर आने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगी। तो कई सारे बिल्ली ने अंदर में रिएक्ट करना शुरू करा, और रिएक्ट करते करते उसका जो पंजा था गलती से
उस नोब पर दब गया और वो बिल्ली बाहर आ गई और उसको इस तरीके से फूड मिल गया, राइट। और बिल्ली ने बिल्ली को एक तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो तुरंत में उसे क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला, है ना। तो यही रीज़न है कि एसआर थ्योरी इसको कहा जाता है। तो बिल्ली ने तुरंत भोजन प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करा, थॉर्नडाइक ने दोबारा से बिल्ली को अंदर डाल दिया और फिर से फूड रखा बाहर। अब बिल्ली ने चूंकि अभी भी भूखी थी अगली बार फिर से, तो फिर से उसने अपने पंजे इधर उधर मारने शुरू करे। तो वो जो नोब था वो नोब फिर गलती से दब गया और दबने की वजह से वो जो विंडो था वो विंडो खुल गया और बिल्ली बाहर आई और फिर से खा ली। तो इस तरीके से जब कई बार इस चीज़ को रिपीट करा उन्होंने तो देखा कि बिल्ली हर बार क्या करती जा रही है, टाइम को कम करती जा रही है। जो टाइम पहले ज़्यादा ले रही थी अब बिल्ली कम टाइम ले रही है और कम टाइम में ही बाहर आ जा रही है और बाहर आकर के वो अपना खाना कर ले रही है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने इस तरह के अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने सीखने के उपर्युक्त विशेषताओं यानी कि अबव कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उसकी पुष्टि करी। प्रयोग से एक बात तो साफ हो जाता है कि बिल्ली में सही अनुक्रिया धीरे धीरे कई प्रयासों में स्थापित यानी कि स्टैम्प्ड इन होती है और अनियमित अनुक्रिया धीरे धीरे कई सारे प्रयासों में छंटती चली जाती है यानी कि स्टैम्प्ड आउट होती चली जाती है। तो ये था उनका कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट देखिए थॉर्नडाइक ने क्या करा कि सीखने के सिद्धांत को यानी कि लॉज ऑफ जो लर्निंग है इसको 3 महत्वपूर्ण नियम बना करके दिया, जिसमें से पहला था लॉज ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। तो सीखने का ये पहला नियम है जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं यानी कि तत्परता का नियम कहते हैं। और तत्परता का मतलब क्या होता है, रेडी से आप ऐसे समझ सकते हैं तैयार होना, है ना, किसी चीज़ के करने के लिए तैयार होना, मेंटली एक तरीके से प्रिपेयर हो जाना। तो लर्नर जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले तैयार होता है और ये तैयार होना ज़रूरी है। अगर तैयार नहीं होगा, सीखना ही नहीं चाहेगा तो नहीं सीख सकता। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, एसआर थ्योरी जो है, इसको सीखना है। तो सीखने की वजह से आप कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर रेडीनेस है, राइट, रेडीनेस है, आपके अंदर तत्परता है। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो थ्योरी दी वो क्या बोले वो कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, कि जब कोई भी एक्टिविटी को लगातार हम करते रहते हैं तो क्या होता है, एक टाइम में उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं, है ना, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसको उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस वाले एक्सपेरिमेंट में बिल्ली ने क्या करा था कि वो जो नोब थी, नोब को दबाना कैसे सीखा, एक्सरसाइज कर करके उसमें एक्सपर्टीज हासिल करी बिल्ली ने, राइट। उसके बाद थर्ड जो इन्होंने नियम दिया वो था लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम क्या होता है कि रिस्पॉन्स करें और अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है, रिस्पॉन्स करा, सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो जब सेटिस्फैक्शन मिल गया तो नेक्स्ट टाइम ये जो है और अच्छे से करेंगे, यानी कि ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और रिस्पॉन्स करने के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उसको करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं, अकरेंस जो है वो क्या होगा, बिल्कुल घटता चला जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोला है, लॉ ऑफ इफेक्ट बोला है। तो ये लॉज ऑफ लर्निंग थे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक के। इसके बाद चलिए कुछ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे को थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक आशय एवं मूल्यांकन कहा जाता है, राइट। तो इसमें जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बताया उन्होंने कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम मस्ट बी डिफाइंड, कि क्लासरूम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल सुपरिभाषित होने चाहिए, और वे शिक्षार्थियों की यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट के कैपेबिलिटीज़ के अंडर हो। और इतना ही नहीं, उन उद्देश्यों को यथासंभव छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उन स्मॉल यूनिट्स के अंदर वो होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स में उनको बांट देना चाहिए, ताकि जब शिक्षार्थी उन उचित एवं सही अनुक्रिया को करें तो शिक्षक उसकी प्रशंसा कर सके, उनकी प्रेज कर सके, और इस तरह शिक्षार्थी में एक संतोष की अवस्था यानी कि सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स उत्पन्न हो सके। तो ये फर्स्ट थी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या था कि मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट एंड लेस देन इंटरनल मोटिवेशन, ये सेकंड पॉइंट था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत से एक सीधे शैक्षिक आशय यह निकलता है कि शिक्षार्थी का व्यवहार बाह्य पुनर्बलकों यानी कि एक्सटर्नल रीइंफोर्सर्स से अधिक प्रभावित होता है, आंतरिक प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन से कम। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को सही अनुक्रिया यानी कि राइट रिस्पॉन्सेस करने के लिए मोटिवेट करें, और यदि वे राइट रिस्पॉन्स करते हैं तो उन्हें तुरंत रिवॉर्ड दे यानी कि क्विक रिवॉर्ड दे। तो ऐसा कहते थे थॉर्नडाइक जी कि अगर स्टूडेंट सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड तुरंत दे दे, और अगर कोई छात्र गलत अनुक्रिया करना सीख लेता है, सही रिस्पॉन्स देने के बजाय गलत करता है, तो उसकी त्रुटियों को, उसकी जो कमी है उसको तुरंत सुधारा जाना चाहिए। और इन सब का आशय है कि शिक्षकों को छात्रों की परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन वो लगातार लेते रहें। तो ये भी कहते थे कि रेगुलरली एग्जामिनेशन हो, विद्यार्थियों के, बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो लगातार होते रहें, ताकि उनकी जो कमी है पता चल सके और उसको दूर किया जा सके। तो ऐसा मानते थे, ऐसी विचारधारा थी थॉर्नडाइक जी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल इन्वायरमेंट शुड बी एज दी रियल लाइफ, मतलब कक्षा के शैक्षिक वातावरण को जिंदगी के वातावरण से यथासंभव समान रखनी चाहिए, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो कि रियल लाइफ जैसी लगे क्लास की इन्वायरमेंट। क्योंकि थॉर्नडाइक का मत था कि कक्षा में छात्रों द्वारा सीखे गए कौशल यानी कि स्किल्स को वास्तविक ज़िंदगी रियल लाइफ में तभी हस्तांतरण कर पाएंगे जब दोनों ही कंडीशंस जो है एक जैसी लगे। जैसा वो इन्वायरमेंट क्लास के अंदर देख करके सीखेंगे, अगर वैसे ही उनका बाहर का रियल लाइफ अगर होता है तो वो वहाँ पर कर पाएंगे, उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये बात थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षण हस्तांतरण के समरूप तत्व सिद्धांत, जिनको इंग्लिश में आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। राइट, तो ये तीन बातें हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ओनली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट शुड नॉट बी टॉट फोर्सफुली। राइट, यानी कि कक्षा में छात्रों को कुछ खास विषय, विशेषकर वैसे विषय जिनका स्वरूप जटिल और कठिन होता है, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है वगैरह, को पढ़ने पर अधिक बल नहीं डालना चाहिए। क्योंकि थॉर्नडाइक ऐसा मानते थे कि ये धारणा बिल्कुल ही गलत है कि कठिन विषयों का पठन पाठन करने में मस्तिष्क इतना प्रशिक्षित यानी कि इतना ट्रेंड हो जाता है कि छात्र अन्य सरल विषयों को तुरंत अपने आप ही सीख लें। ये जो कॉन्सेप्ट जो बनी हुई है ये गलत बताते हैं थॉर्नडाइक जी। नेक्स्ट देखिए, यूज़ पॉजिटिव कंट्रोल अप्रोच। इसमें क्या बताते थे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रेरणा लेने वाले शिक्षक कक्षा में एक धनात्मक नियंत्रण यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल की प्रविधि का सहारा लेंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षक स्पष्टतः ये जानते हैं कि पुरस्कार से उत्पन्न संतुष्टि
से छात्र सीखते हैं, लेकिन दंड से उत्पन्न खींच, जो एनोयंस जिसको कहते हैं, उससे छात्र सीखते नहीं हैं। तो ऐसे शिक्षक कक्षा में भाषण यानी कि लेक्चर देने की अपेक्षा प्रत्येक छात्र पर अलग से विशेष ध्यान देना पसंद करेंगे, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है, टीचर नोज वेरी वेल व्हाट टू टीच। मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार टीचिंग की सबसे महत्वपूर्ण विधि वह होती है जिसमें शिक्षकों को यह बात साफ साफ पता हो कि उसे क्या पढ़ाना है। अगर शिक्षक सही ये नियम नहीं जानते हैं कि क्या पढ़ाना है, तो वे ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि उन्हें छात्रों के सामने क्या उपस्थित करना है, छात्रों को क्या अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करनी चाहिए, और उन्हें कब और किस रिस्पॉन्स के लिए रिवॉर्ड करना है। ये सारी बातें नहीं जान पाएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, राइट। अब नेक्स्ट जो है लिमिटेशंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं थॉर्नडाइक जी के थ्योरी की, लर्निंग थ्योरी की। तो लिमिटेशन ऑफ थॉर्नडाइक से लर्निंग थ्योरी देखिए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डिडंट माइंड अबाउट द इंसाइट, है ना। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत से यह स्पष्ट पता चलता है कि छात्र किसी अनुक्रिया को मात्र प्रयत्न एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि छात्र किसी भी रिस्पॉन्स को, अनुक्रिया को सीखने में प्रयत्न एवं भूल के अलावा सूझ यानी कि इंसाइट का भी क्या करता है, यूज करता है। थॉर्नडाइक ने सूझ जैसे महत्वपूर्ण कारक की ओर ध्यान नहीं दिया था। तो ये उनकी थ्योरी की एक लिमिटेशन है, कमी है। इसके बाद सेकंड जो है वो है ईच लर्नर इज नॉट डन ओनली थ्रू प्रैक्टिस। मतलब थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में सीखने के कई कारकों में अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, फोर्स दिया गया है। लेकिन क्या छात्र हर कार्य को मात्र अभ्यास द्वारा ही सीखते हैं? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि सारे काम को सिर्फ अभ्यास के द्वारा यानी कि प्रैक्टिस के ज़रिए ही हम सीख सकें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीखने में परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कक्षा के भौतिक इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम है, शिक्षक का जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है, इन सब का भी बहुत ही महत्व होता है। हालांकि देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है उनकी, जितने बड़े लेवल का उन्होंने काम करा है। तो इन खामियों के बावजूद थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का महत्व विशेषकर क्लासरूम के टीचिंग एवं लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने जो काम करा वो क्या था, एक ग्रेट जॉब था। थॉर्नडाइक जी का जो थ्योरी वाला वर्क था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक बहुत ही ग्रेट जॉब था। तो इसके लिए वो वाकई बधाई के पात्र हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो एंड माय गाइड अल्तीन। थैंक यू सो मच।